हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, ये तो आपको पता ही है कि अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है मैथ्स 2 का। तो 2.3 जो है आपका रोल्स थ्योरम पे बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे पहले आपको थ्योरम नहीं समझा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाते करवाते आपको थ्योरम समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने पहले थ्योरम समझा दिया तो आप परेशान हो जाएंगे कि क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन करते करते समझे तो आपको इजीली समझ में आएगा। खैर, जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी हमको प्रूव करनी है। इसका मतलब क्या करना है कि ये जो इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग टू 1 3, तो ये बॉक्स देख के आप समझ ही रहे हैं कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल का मतलब कि जो भी हम यूज कर रहे हैं फंक्शन, उसमें 1 और 3 दोनों ही इंक्लूड होंगे। और ओपन इंटरवल का साइन कुछ ऐसा होता है 1 3। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि 1 और 3 उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, तो वो ओपन इंटरवल है और इस तरह का जो साइन बनता है उसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे ये रोल्स थ्योरम को की वैलिडिटी हमको प्रूव करनी है, चेक करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, ये जो फंक्शन है ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, x² - 4x + 3 एक पॉलिनोमियल है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा और क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब ये डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे? 1 3 पे। तो हम क्या लिखने वाले हैं? द फंक्शन इज पॉलिनोमियल, हेंस इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 3 एंड कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 3। अभी डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब हुआ? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जब हम देखो 1 और 3, अभी 1 और 3 क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब हमें 1 भी इंक्लूड करना है, 2 लेना है, 3 लेना है, उनके बीच में काफी सारे नंबर है, ये आपको पता ही है। 0.000 मतलब पॉइंट के भी नंबर होंगे। तो वो सारे नंबर में से हम कुछ भी ले, किस में? इस फंक्शन में। तो जो हमारा ग्राफ बनना चाहिए ना, वो ग्राफ ऐसा बने कि हमें पेन उठा, मतलब उस ग्राफ पे अगर आप ट्रेस करें, जैसे कि ऐसा अगर कोई ग्राफ बन रहा है जिसमें हम ट्रेस करें, ऐसा कुछ बन जाए, तो एक ही ग्राफ आना चाहिए। अगर ऐसा ग्राफ बने कि कुछ पॉइंट तो हमें यहाँ मिल रहे हैं और कुछ पॉइंट हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो एक लाइन इधर आ जाएगी, एक लाइन इधर आ जाएगी, तो इस पे हम एक साथ ट्रेस नहीं कर सकते। मतलब हमें ये पॉइंट पे ट्रेस करने के लिए ये लाइन है, दूसरे पॉइंट पे ट्रेस करने के लिए दूसरी लाइन है, तो एक साथ ट्रेस नहीं हो पाएगा ना, आपको हाथ उठाना पड़ेगा अगर आपको पूरे ग्राफ में ट्रेस करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ ऐसा बनेगा कि कुछ पॉइंट तो कहीं और बनेंगे और कुछ पॉइंट जो बनेंगे वो एक ही पैटर्न में बनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन है। तो क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन होने की वजह से ये फिक्स है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन हुआ तो वो गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ही, इसको प्रूव करने की हमको जरूरत नहीं है। तो गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब तो आप समझ गए कि अगर हम इसके बीच के सारे पॉइंट्स उसमें रखें तो जो हमारा ग्राफ बनेगा उस पे हम जब ट्रेस करेंगे तो हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरा अच्छे से ट्रेस होगा, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। उसके बाद है डिफरेंशिएबल भी है। 1 3 पे डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा अगर कोई एक ग्राफ हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ एक ग्राफ है, तो इस कर्व पे क्या ड्रॉ हो सकता है? हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल। ओके, तो ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। तो ये जो हमें प्रूफ करना है रोल्स थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी पॉइंट आपको दिया है उस पे वो डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, ये हमें प्रूफ करना होता है। लेकिन यहाँ हमें ऐसा प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन दिया हुआ था। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है? देखो, थर्ड जो इसका प्रूफ होना है वो क्या प्रूफ होना है? f of a if f of a is equal to f of b। f of a is equal to f of b मतलब a के प्लेस पे आप 1 रख दो और b के प्लेस पे रख दो 3।
तो जो हमारा फंक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या कि मैं इस फंक्शन में एक बार 1 रखूं तो मेरा एफ ऑफ ए आ जाए, और एक बार मैं 3 रख दूं तो एफ ऑफ बी आ जाए, और दोनों की वैल्यू मेरी इक्वल आए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। नाउ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ 1। ए को मैं 1 ले रही हूँ, पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 कितना आया, 1 माइनस 3 प्लस 1 4, और ये आ जाएगा ना 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 0। 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 इज 0। अभी हम एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 एंड प्लस 3। अब इसको सॉल्व करो तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 12 प्लस 3, तो 9 प्लस 3 12, और 12 माइनस 12 0। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमारा इक्वल है। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब क्या, देयरफॉर क्या होगा, ये जो रोल्स थ्योरम है, रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया। मतलब क्या कि अगर आपको रोल्स थ्योरम प्रूफ करना है तो आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। एक तो जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उस पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उन पॉइंट को जब हम फंक्शन में रखें तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये हो गया डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस, तो वो था ही, और यहाँ पे वो दोनों इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि वो रोल्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, द फंक्शन एफ सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ द रोल्स थ्योरम, देयरफॉर द फंक्शन satisfy all the condition of Rolle's theorem। तो अभी रोल्स थ्योरम की को ही वेरीफाई करने के क्वेश्चन नंबर 1 में ही काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग एक एक करके वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स साइन एक्स, और हमें इंटरवल दे दिया है एक्स बिलोंग्स टू 0 और पाई। इसके बीच में हमें रोल्स थ्योरम प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ जो ई रेज टू माइनस एक्स और साइन एक्स है, ये क्या होगा, ई रेज टू माइनस एक्स एंड साइन एक्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन द गिवन डोमेन। डोमेन क्या दिया है आपको, 0 और पाई। डोमेन क्या होता है, जो सिंपल अगर समझे तो जो x की वैल्यू होगी वो डोमेन होगा, और जो y की वैल्यू होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। फिलहाल आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू, x किससे बिलोंग कर रहा है, 0 और पाई से। तो अगर ऐसा कुछ भी दिया है, वैसे आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जहाँ हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल वो गिवन पॉइंट पे तो होना ही है, वो हमें कहीं पर भी प्रूफ नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना है, उसका जो थर्ड कंडीशन है कि वो दोनों पॉइंट पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आता है कि नहीं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो आपको लिखना है, और आगे हम देखेंगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आता है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 0 एंड साइन 0। अब ई रेज टू माइनस 0, ई रेज टू माइनस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ई रेज टू माइनस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री होगा आपका, साइन 0 डिग्री हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अभी ई रेज टू माइनस 0 1 क्यों हुआ, इस पे आप कंफ्यूज मत होइए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 0 को, और ई रेज टू 0 तो 1 होता ही है, तो इस तरह से यहाँ पे 1 आ गया, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0, तो 1 इंटू 0 आ गया 0। ओके, अभी नेक्स्ट एफ ऑफ पाई, तो ई रेज टू माइनस पाई एंड साइन पाई। साइन पाई मतलब 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, अगेन साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री 0 होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो यहाँ पे साइन ये हमारा हो गया 0। तो यहाँ पर ई रेज टू पाई का वैल्यू हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि साइन हमारा पाई 0 था। तो क्या पता चला आपको कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। इससे क्या पता चला, देयरफॉर
रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्यों वेरीफाइड? इससे पहले हमने लिखा था ना कि उसके सारे कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन, जैसा मैंने इससे पहले आपको लिख के दिया था कि गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, देयरफॉर व्हाट, कुछ नहीं, देयरफॉर वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, सेकंड, इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन है। क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन है तो गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। इसमें भी हमें सीधे क्या चेक करना है, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए मतलब 1, यानी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रख दो, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, तो ये आ गया 2 माइनस 5 प्लस 3 यानी 0। और एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3, तो 9 2 ज़ा 18 माइनस 15 प्लस 3। तो यहाँ तो 9 2 ज़ा 18 प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3 नहीं होना चाहिए क्या? एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, वही तो लिखा है। तो इसका मतलब तो ये डिफरेंट वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ 3 तो हमारा कुछ अलग आ रहा है। 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 माइनस 1, 5 3 ज़ा 15 और प्लस 3, तो 18 19 20 21, और 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ कितना आने वाला है हमारा 18 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, दोनों इक्वल नहीं आया। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितना भी है रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करने का, सब में यही करना है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये हमको वेरीफाई करना है। तो हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आगे के भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ये उसका इंटरवल है, एक्स हमारा 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो कुछ कंडीशंस ही ऐसी हैं जिसमें आपको प्रूफ नहीं करना है कि 0 और 2 पाई है, तो उसमें ये जो साइन एक्स कॉस एक्स और ये जो 3 है ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा ही। तो इसको प्रूफ करने की हमको जरूरत नहीं है, तो हम सीधे लिख देंगे गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस ऑन गिवन डोमेन। अभी एक लास्ट चीज हमें क्या देखना है कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 पाई का वैल्यू सेम आता है कि नहीं, तो वो हम चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री और प्लस 3, तो उसका तो खैर कुछ मतलब नहीं है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू अभी हमने देखा था 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 प्लस 3, मतलब इसका आंसर आ गया 2। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 पाई। एफ ऑफ 2 पाई मतलब क्या, साइन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई प्लस 3 तो 3 ही रहेगा क्योंकि वो एक्स नहीं है। अभी साइन 2 पाई मतलब कितना, 360 डिग्री, तो साइन 360 अगेन 0 एंड कॉस 360 अगेन व्हाट, अगेन 1 एंड प्लस 3, तो ये आ गया 2। 3 माइनस 1 इज 2। तो देखो दोनों इक्वल आ गया, मतलब देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई, सिंस देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर गिवन फंक्शन satisfy रोल्स थ्योरम। ये हमने प्रूफ किया कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमें ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो दोनों ही चेक करना है। तो देखो कंटिन्यूअस तो चेक करने के लिए काफी लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आपने अभी देखा कि कंटिन्यूअस कब होगा, जब हम उसके जो गिवन पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स रख के हम ग्राफ बनाएं, और वो ग्राफ जो हमारा है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, यानी कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
पहले डिफरेंशिएबल चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबल में हम कैसे चेक करेंगे वो देखो। यहाँ पे क्या होगा कि हम ऐसा लिख दें एफ डैश एक्स फाइंड कर दें। कभी भी डिफरेंशिएशन अगर हमें चेक करना है कि गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो वो हम ऐसे ही चेक करेंगे। यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स 2x हो जाएगा। कब, ये कंडीशन लिखना पड़ेगा, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 2 है। अभी इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका कितना आ गया -1, क्योंकि 6 है। अच्छा 6 तो 0 हो जाएगा, ये -1। कब, इफ 2 इज लेस देन x लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 2x है और ये जो -1 है, पहले तो इस 2x को अभी 2 पॉइंट रख के हम देख लेते हैं कितना आंसर आता है। इसको मैं L नाम दे देती हूँ, इसको R नाम दे देती हूँ, क्योंकि दोनों पे सेम सेम हो रहा है, लेफ्ट और राइट। तो L एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं तो आंसर 4 आ रहा है। और इसमें R एफ डैश एक्स यहाँ पे लिख देती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 2। यहाँ तो 2 रखने की जरूरत नहीं है, ये -1 ही आएगा। x की जगह आप 2 रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो सिर्फ कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू है। तो इससे क्या हमने देखा कि L एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू R एफ डैश एक्स, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। नॉट डिफरेंशिएबल फाइंड करने का एक तरीका ये भी है कि देखो हमने क्या किया, जो पहला वाला था वो तो हमारा 2 पे डिफरेंशिएबल था, क्योंकि हमने 2 वैल्यू उसमें हमने पुट की तो कुछ एक पर्टिकुलर नंबर आया। लेकिन जो दूसरा है उसको तो आप एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे और -1 आ जाएगा, तो वो तो किसी भी नंबर पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं ना। कंडीशन क्या है, x जो x की कंडीशन है ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6, मतलब 2 से 6 तक के नंबर हम रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि x का वैल्यू तो -1 आ गया। तो डिफरेंशिएबल तो वो होगा ही नहीं, किसी भी वैल्यू पे नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है गिवन पॉइंट पे। और अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बाकी की चीजें हम प्रूव करेंगे ही नहीं, यहीं पे सीधे लिख देंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। तो डिफरेंशिएबल पता करने का एक और तरीका हमने सीखा अभी, कैसे कि जो पॉइंट है पहले हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो पॉइंट है वो हम उसमें रखेंगे। अगर कोई रियल नंबर आता है, कोई वैलिड वैल्यू आती है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है, और अगर ऐसा नहीं आता है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि उस पे कैसे क्या फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 6, f of x इज इक्वल टू x रेज टू 2/3, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये इंटरवल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि रोल्स थ्योरम यहाँ वेरीफाई है कि नहीं। तो हम क्या करें, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं गिवन पॉइंट पे। डिफरेंशिएबल चेक करने का हमने अभी एक तरीका सीखा था। हम क्या करें, f डैश x कर दें। f डैश x जब आप करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/3 x 2/3 -1 यही होता है। अब इसको 2/3 x 3 बन जाए 3, 2 - 3 इज 1, तो -1/3 आ जाए, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा। ये 2/3 रूट यहाँ 3 और यहाँ x ऐसा आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या देखना है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1। इस मतलब ये जो हमको इंटरवल दिए हुए हैं इसमें इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अगर मैं -1 और 1 के बीच में जो एक नंबर आता है 0, उसमें अगर चेक करके देखूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। और 0 2/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, आंसर नॉट डिफाइंड आया। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन इंटरवल में ये जो ना है फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये इससे पहले भी अभी हमने देखा था कि सिंस x इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, गिवन फंक्शन f डैश x लिख देते हैं। सिंस f डैश x इज नॉट डिफाइंड
किस पे नॉट डिफाइन आ रहा है? एट एक्स इज इक्वल टू 0 देयरफॉर, और जो ये 0 है, 0 किस पे बिलोंग कर रहा है? 0 है, 0 इज द एलिमेंट ऑफ -1 to 1। -1 से 1 के बीच में 0 आएगा ना, आएगा। -1 0 1, तो 0 -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और 0 पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गिवन एन इंटरवल ए बी दैट सेटिस्फाई हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम। ये बोल ही रहा है कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं। फॉर द फंक्शन दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन में ए हमने क्या देखा था अभी? यहाँ पे ए और बी इंटरवल दिया हुआ है। ए आपको दे दिया है कि एक नंबर तो -1 है। अब आप बताओ कि वो दूसरा नंबर क्या होगा? बी फाइंड करना है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। इंटरवल में ए आपको दे दिया है, बी फाइंड करना है, जिसके लिए ये फंक्शन जो है वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो अभी सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में? सिंस फंक्शन f of x is equal to x4 x square minus 2 satisfies रोल्स थ्योरम। अभी अगर ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर f of a should be equal to f of b। ये तो होना ही चाहिए। अब f of a हमारा क्या है? a तो दे दिया है -1, यानी f of a कितना होगा? f of a is equal to f of -1। यहाँ पुट कर दो, तो -1⁴ प्लस -1 स्क्वायर -2, यहाँ आ जाएगा आपका 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 -2, आंसर आ जाएगा 0। f of a तो हमारा 0 आ गया। अभी f of b देखते हैं हम। f of b मतलब यहाँ पे b रख दो, तो b4 प्लस b स्क्वायर -2। अब ये चीज तो लिखी हुई है ना कि f of a इज इक्वल टू f of b होगा, तो यहाँ हम f of b के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ 0 लिख दो। 0 इज इक्वल टू b4 प्लस b स्क्वायर -2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगा b का वैल्यू? देखो आप इसको सॉल्व करके, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख दो आप b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, और फिर हम उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं? एक तो एक तरीका है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के सॉल्व कर लीजिए। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम सीधे कोई एक नंबर रख के देख सकते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। जैसे ये देख के हमको लग रहा है कि अगर हम 1 रख दें, b इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमें उसको क्या करना था? वैलिड है कि नहीं, मतलब रोल्स थ्योरम वैलिड है कि नहीं वो चेक करना था। देखो अगर वैलिड है कि नहीं चेक करना है, वैलिडिटी उसकी चेक करनी है, तो सिर्फ हमें क्या करना है? उसके जो 3 कंडीशन है, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस और f of a इज इक्वल टू f of b, ये वो सेटिस्फाई करेगा तो वो वैलिड होगा। ओके, जो हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन में। अभी यहाँ वेरीफाई है कि वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे? रोल्स का जो थ्योरम है वो क्या बोलता है कि अगर किसी एक इंटरवल में कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f of a इज इक्वल टू f of b है, ये सब कुछ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे एक पॉइंट C ऐसा जरूर होना चाहिए जो उस AB के अंदर ही हो, मतलब AB में ही आए वो पॉइंट C, और वो पॉइंट C ऐसा हो कि जब उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें तो C पॉइंट पे उस डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 आएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा और हमें C की वैल्यू मिल जाएगी कि C के वो कौन से पॉइंट है। पहले तो वो 0 आ जाए, ये होगा ही। अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई हुआ मतलब एक ऐसा पॉइंट C होना ही है कि f' अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। ओके, और इस तरह से हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन सब में हमें
यही करना है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखते हैं कि क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था तो उसमें भी हमने वेरीफाई किया था, तो हमने देखा था कि ये जो 0 और 2 पाई डोमेन है इसके लिए ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। तो हम सीधे लिख देते हैं गिवन फंक्शन, क्या लिखना है हमें, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, given function is continuous and differentiable on given domain, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है। अभी f ऑफ 0 चेक करते हैं। f ऑफ 0 भी हमने इससे पहले भी चेक किया था, तो क्या आ जाएगा, sin 0 प्लस कॉस 0 प्लस 7। अब ये भी आपको पता है कि ये 0 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 आ गया। एफ ऑफ 2 पाई देखते हैं। एफ ऑफ 2 पाई मतलब साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई प्लस 7, अगेन सेम वैल्यू, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यानी क्या हुआ, देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन f satisfy all the condition of Rolle's theorem। फंक्शन satisfies all the condition of Rolle's theorem। अभी रोल्स थ्योरम का कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया, हमें c की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा ई है ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। देयर एग्जिस्ट सी कैसा होगा, बिलोंग्स टू होना चाहिए वो 0 to पाई, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, ऐसा एक सी वहां पे बिलोंग करेगा और एफ डैश सी हम करेंगे तो 0 आना चाहिए। अब एफ डैश सी पहले तो देखते हैं, पहले एफ डैश एक्स कर लेते हैं उसको, उसके बाद सी लिखेंगे वहां पे। तो हमारा फंक्शन कहाँ गया, ये साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स का तो आपको पता ही है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, 7 का हो जाएगा 0 और वो हो जाएगा खत्म। एफ डैश सी रखो, एफ डैश सी मतलब कॉस सी माइनस साइन सी। अब ये एफ डैश सी तो हमारा 0 होना चाहिए क्योंकि ये रोल्स थ्योरम को रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये चीज तो 0 होना ही चाहिए। वहां हमने 0 लिख दिया, कॉस सी माइनस साइन सी। अब ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस सी और साइन सी मतलब कॉस और साइन कौन कौन सी वैल्यू के लिए सेम होता है, 0 के लिए सेम होगा, पाई के लिए सेम होगा सेम, 0 और पाई के लिए सेम होगा, कॉस सी और साइन सी नहीं, सेम नहीं होगा क्योंकि 0 पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, साइन का वैल्यू 0 होता है, पाई पे भी दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों नंबर सेम होते हैं, पहले हमें वो पता करना होगा। तो देखो किसके लिए सेम होता है, पाई बाय 4 के लिए। आपने भी देखा है कि 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है और साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो पाई बाय 4 के लिए 5 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4, इन सब के लिए क्या होगा, कॉस इज इक्वल टू साइन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पाई बाय 4 तो याद रहेगा ही, बट ये 5 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4 ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके लिए भी ये वैल्यू सेम होती है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें से सी की कौन सी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, सी की उन वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे जो हमारे इस डोमेन के अंदर आता है 0 से 2 पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई के बीच में ये आएगा पाई बाय 4 और ये 5 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4 नहीं आएगा। 0 से 2 पाई बाय के बीच में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 से ज्यादा ही नंबर आने वाला है, तो इसलिए ये तो आने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस पाई बाय 4 and 5 pi by 4 belongs to 0 to 2 pi, therefore c is equal to pi by 4 और c is equal to 5 pi by 4। इस तरह से हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली।
क्लियर हो गया आपको कैसे सॉल्व किया? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, थर्ड का। f of x इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 2, x बिलोंग्स टू 0 to 2π। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो हम पहले क्या देख लें, ये 0 से 2π के बीच में क्या होगा, गिवन फंक्शन हम क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, differentiable on given point, given domain। उस पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। ये हमें प्रूव नहीं करना है, इसके पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी। 0 और 2π है तो वो होगा ही। अब आगे आपको क्या प्रूव करना है, सिंस f of 0 इज इक्वल, देख लें क्या होता है, साइन 0/2, साइन 0/2 मतलब साइन 0 और साइन 0 मतलब 0। और f of 2π जब हम रखेंगे, f of 2π मतलब साइन 2π/2, तो 2π/2 मतलब साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू भी तब से हम लिख ही रहे हैं, साइन पाई इज ऑल्सो 0। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस f of 0 इज इक्वल टू f of 2π, देयरफॉर गिवन फंक्शन is what? Given function satisfies all condition of Rolle's theorem। Rolle's theorem का all condition is going to be satisfied। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक पॉइंट C ऐसा जरूर होना चाहिए, therefore there exists C, और वो C किससे बिलोंग करना चाहिए, 0 to π से बिलोंग करना चाहिए, एंड f डैश C होना चाहिए हमारा 0। इस तरह का कुछ एक C हमारा आना चाहिए। तो वो C हम लेकर आएंगे, ये दोनों कंडीशन डाल के, मतलब हम ये कंडीशन डालेंगे कि f डैश C 0 लेके चलेंगे, और फिर देखेंगे कि ऐसा एक C आता है कि नहीं जो इस गिवन डोमेन से, मतलब इसके बीच में होना चाहिए। देखते हैं C की वैल्यू क्या आती है। तो क्या करें हम, पहले तो f डैश x निकालें, क्योंकि f डैश C हमें वेरीफाई करना है। तो f डैश x क्या होगा, क्वेश्चन हमारा क्या था, फंक्शन fx लिख देती हूँ पहले। fx था हमारा साइन x/2। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x निकालेंगे, तो आपको पता ही है कि cos का हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos x/2, और x/2 को हम वापस डिफरेंशिएट कर दें, x/2 को हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा cos x/2, और यहां से मिलेगा हमें 1/2, जो मैं यहां लिख देती हूँ। तो ये f डैश x मिल गया। अब c रख के देख लो, f डैश c इज इक्वल टू 1/2 cos c/2। तो ये तो हमारा 0 है, अभी देखा हमने, 1/2 cos c/2। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ ऐसा अपन लिख सकते हैं, cos c/2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि अभी देखेंगे हम कि 0 cos में कहाँ कहाँ आता है। तो cos में 0 कहाँ आता है, 0 डिग्री पे नहीं आता है। cos में 0 किधर आएगा, π/2 में आएगा, 90 डिग्री में। उसके बाद और किस में आएगा, 270 में भी आएगा। ओके, π/2 में आएगा, 270 में आएगा। 270 का मतलब क्या हुआ कि 3π/2 में आएगा। उसके बाद 5π/2 में भी आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख दें, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos c/2 इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हो cos π/2, ऐसा कुछ, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर cos 5π/2, 3π/2 भी लिख सकते हैं, 3π/2 लिख सकते हैं, या 5π/2 भी लिख सकते हैं, 3π/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू cos 5π/2 लिख सकते हैं। इन सबके लिए cos की वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि c/2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, π/2 हो सकता है, या फिर 3π/2 हो सकता है, या फिर हो सकता है 5π/2। ऐसे ही और भी बहुत सारे नंबर। तो ये सब 2 से 2 कैंसिल कर दो। इसका मतलब c इज इक्वल टू पाई हो सकता है, 3π हो सकता है, 5π हो सकता है। तो हमें c की वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है,
जो 0 से 2 पाई इंटरवल में आए। तो यहाँ पर 0 से 2 पाई के बीच में कौन सा वैल्यू आएगा? पाई आएगा। 3 पाई तो ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम क्या लिखेंगे? सिंस पाई बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, therefore c is equal to पाई। मतलब c की वैल्यू एक ऐसा c हमें मिल गया जिसकी वैल्यू पाई है, और बाकी तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो ही रहा था, और c भी हमें एक ऐसा मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रोल्स थ्योरम को हमने वेरीफाई कर लिया। therefore रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम वेरीफाई कब नहीं होता? अगर हमें सी की ऐसी कोई वैल्यू मिलती ही नहीं जो गिवन डोमेन के अंदर हो, तो हम बोल देते हैं उस कंडीशन में रोल्स थ्योरम हमारा वेरीफाई नहीं होता। बट दोनों क्वेश्चन में मिल रहा है तो वेरीफाई है। आई के क्वेश्चन में देखते हैं मिलता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, f of x is equal to x square minus 5x plus 9। अगेन हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगा ही होगा ना। इसके पहले के क्वेश्चंस में हमने देखा है जब हमने उसकी वैलिडिटी फाइंड की थी। तो मैंने पहले ही लिख दिया है कि गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन 1/4 एंड कंटिन्यूअस ऑन अगेन 1/4। अभी यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि f of 1 इज इक्वल टू f of 4 आता है कि नहीं, और उसके बाद हमें देखना है कि c हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है कि नहीं कि f डैश c इज इक्वल टू 0 हो, और c जो है वो हमारा 1 और 4 के अंदर ही आ जाए, उससे बाहर ना हो। देखते हैं तो क्या करें? f of 1 फाइंड करें। f of 1 यानी 1 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 1 10 माइनस 5 इज 5। f of 4 देखते हैं। 4 स्क्वायर माइनस 5 4 20 प्लस 9। क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ x की प्लेस पे एक बार 1 और एक बार 4 रख के देखा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16 माइनस 20 प्लस 9, तो 16 माइनस 20 इज 4 एंड 4 माइनस 9। यहाँ तो आंसर गड़बड़ आ रहा है। 4 4 जा 16 और प्लस 16 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, अच्छा हाँ -4 आ जाएगा, राइट। -4 और -4 में 9 प्लस कर दिया तो +5 आ गया। चलो 5 आ गया, मतलब f of 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? देयरफॉर f of 1 इज इक्वल टू f of 4 सिंस देयरफॉर, सॉरी यहाँ पे ये सिंस है और ये देयरफॉर गिवन फंक्शन, therefore given function satisfies all condition of Rolle's theorem। Rolle's theorem, अभी Rolle's theorem का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि therefore there exists c किससे बिलोंग करेगा? 1/4 and what? f डैश c इज इक्वल टू होना चाहिए 0, ऐसा एक तो होना चाहिए। तो हम क्या करते थे? f डैश x फाइंड करेंगे पहले। f डैश x मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो फंक्शन हमें गिवन है उसको डिफरेंशिएट करो तो आएगा 2x माइनस 5 और ये तो 0 हो जाएगा 9। अब यहाँ से f डैश c कर लेते हैं, यानी 2c माइनस 5। f डैश c कितना है? 0 है, वो भी हमें दिया हुआ है 2c माइनस 5। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2। तो देखते हैं कि ये जो 5/2 है ये हमारे 1/4 में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि 5/2 मतलब कितना? 1.5 नहीं 2.5, तो 5/2 मतलब 2.5 और 2.5 तो 1 और 4 के बीच में ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर c बिलोंग्स टू, पहले तो अपन ये लिख देंगे कि 5/2 बिलोंग्स टू 1/4, और इसका मतलब क्या हुआ? Rolle's theorem is verified। वेरीफाई हो गया ना, क्योंकि C हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया। और रोल्स थ्योरम इतनी देर से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर रोल्स थ्योरम है मतलब गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, f of a इज इक्वल टू f of b है, तो एक पॉइंट C जरूर होगा जहां पे उसका जब हम डिफरेंशिएशन करें f डैश c जो है वो हमारा 0 होना चाहिए और c बिलोंग करना चाहिए हमारे उस गिवन इंटरवल में।
तो ये इस तरह से ये सी हमारा आंसर आ गया। अभी आगे के क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़े से अलग है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन दिस x बिलोंग्स टू 1 3 विथ c भी दे दिया है हमें यहाँ पे 2 + 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ pq। pq किधर है? pq हमारे फंक्शन में है, ये pq हमको फाइंड करना है। ये दे दिया है भाई कि ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि जितना तब से हम प्रूव कर रहे थे वो सब इसके पास क्वालिटी है, यानी कि ये डिफरेंशिएबल भी है, ये कंटिन्यूअस भी है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b भी है, और एक पॉइंट c भी है जो कि इन्होंने दे भी दिया है कि f' यहाँ पर करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो हमें p और q फाइंड करना है। तो क्या करें? p और q फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे हम कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल उसका तो कुछ ऐसा नहीं करेंगे काम। हम क्या देखेंगे कि f ऑफ 1 मतलब f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, वो भी सेटिस्फाई होगा। तो वहीं से हम अपना काम शुरू करते हैं। हम क्या लिखते हैं पहले तो, गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाइंग रोल्स थ्योरम, therefore f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? f ऑफ 3। f ऑफ 1 यानी ये, और f ऑफ 3 मतलब ये 3 मैंने यहाँ पे लिया है। f ऑफ a और f ऑफ b के फॉर्म में नहीं लिखा, डायरेक्ट f ऑफ 1 लिख दिया। तो f ऑफ 1 अभी डायरेक्ट रख देती हूँ मैं। 1 जब मैं यहाँ रख दूंगी तो यहाँ हो जाएगा 1 + p + q + 5 इज इक्वल टू f ऑफ 3 यहाँ रखेंगे, 3 रख दो तो 3 3 = 9, 3 = 27, 3 3 = 9p + 3q + 5, ये सब कुछ इक्वेशन आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं। ये देखो 1 + p + q + 5 जो हमने 1 रखा, और जब हमने 3 रखा तो 3 3 = 9, 3 = 27, 3 3 = 9p, 3q + 5। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दो और ना p और q के फॉर्म में, मतलब एक इक्वेशन जैसा बना देते हैं। तो क्या कर दें हम यहाँ पर, सबको इधर उठा के इधर ले आते हैं, या हाँ ले आओ सबको। 1 + p प्लस यहाँ पे ऐसा लिख दें 5 + 1 6, और इनको 27 और 5 कितना होगा? 27 और 5 32, -32 -9p -3q इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा ये। हाँ, अभी क्या कर दें हम कि ये 9p में से ये p गया तो कितना p बच गया? 8p, और यहाँ 3p -q तो आ गया 2q, और यहाँ पे 32 में से 6 गया तो आ गया आपका 26, और इज इक्वल टू हो गया 0। माइनस से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, -2 से डिवाइड कर दें तो और छोटा हो जाएगा। -2 से डिवाइड करते हैं तो -4p +4p +q एंड +13 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, 4p + q +13 इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 4p + q +13 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गया। नेक्स्ट जो हमें कंडीशन c दिया हुआ है, अभी ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? f' x फाइंड कर ले हम। f' अब कितना आ गया यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करो तो 3x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2px, और यहाँ आ जाएगा q। तो f' कितना आएगा? 3c² प्लस 2pc प्लस q। अभी f' कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 रख दो। 0 इज इक्वल टू 3। अच्छा, c कितना दिया हुआ है हमें? c की वैल्यू गिवन है, c है हमारा 2 + 1/3, वो यहाँ हम पुट कर देंगे। तो 2 + 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2p, अगेन c के प्लेस पे हम रख देंगे 1 + √3 का स्क्वायर प्लस q, ऐसा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे देखो, इसको अब सॉल्व करते हैं और q और p के फॉर्म में इसको लेकर आते हैं। तो कैसे सॉल्व करें? इसका अपन a + b के स्क्वायर से खोल देते हैं। a² + b² प्लस 2ab यानी 2 2 = 4/√3, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर इसमें भी स्क्वायर है हमारा, एक बार देखती हूँ यहाँ पे मैं, ये गड़बड़ लग रहा है मुझे।
नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ 2px आएगा, मतलब 2px है ना, सिर्फ 2pc है तो स्क्वायर क्यों। तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4p और प्लस 2p/√3 प्लस q। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 और इसको किया तो 12/√3 और यहाँ आ जाएगा 4p प्लस 2p/√3 प्लस q। नेक्स्ट क्या करें हम, जितने भी नंबर्स वाले हैं उसको एक तरफ रख लें। अच्छा, एक काम हो सकता है कि ये √3 जो है डिनोमिनेटर, उसको यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करके उसको हम खत्म कर देंगे और √3 को इधर भी सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 13 और 0 से फिलहाल ये इधर ऐसा कुछ होने वाला है, 13√3 प्लस 12 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4p√3 प्लस 2p प्लस q√3। ये √3 को जिसके डिनोमिनेटर में √3 नहीं है उससे हमने मल्टीप्लाई किया और बाद में इस 0 से मल्टीप्लाई करके उसको खत्म कर दिया। अब आगे क्या कर सकते हैं अपन कि p वाले नंबर एक तरफ कर लें, q एक तरफ कर लें और जिसके पास नंबर्स नहीं है वो एक तरफ रहने दें। तो ये 4p√3 और 2p, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है ये कि यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 4p यहाँ से 4√3 प्लस 2 और यहाँ पे रख देंगे p प्लस q√3 और ये क्या आ जाएगा प्लस 13√3 और आ जाएगा प्लस 12। ये एक इक्वेशन आ गया हमारा और एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ था 4p प्लस q प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो q है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने बैठे तो ये जो पूरा है ये हमारा पूरा c है। हम एक काम हो सकता है कि यहाँ इस इक्वेशन को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन के साथ माइनस कर दें तो क्या लिख देती हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय √3 एंड इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ऐसा हम करने वाले हैं। तो पहले तो इक्वेशन 2 लिख लें, यानी ये लिख लें, ये क्या है हमारा, इस सबको मैं इधर लिख देती हूँ, 4√3 प्लस 2p और इसका जो p है उसको भी इसी के पास रख देते हैं, माइनस 4p, माइनस कर रहे हैं, माइनस q√3। अच्छा, यहाँ पे 4√3 आएगा ना, 4√3p आएगा क्योंकि हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4√3p माइनस q√3 और फिर इसका मैं प्लस q√3 यहाँ लिख देती हूँ और ये जो हमारा है 13√3 और इसका जो 13√3 है माइनस वाला वो यहाँ लिख देती हूँ और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इस इक्वेशन में √3 से मल्टीप्लाई करके उसको इससे, इसका नाम दे दो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये नंबर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया और जब ये 4√3p और ये माइनस 4√3p वो भी कैंसिल हो जाएगा अगर इसको मैं खोलूंगी तो। फिर उसके बाद क्या बच जाएगा मेरे पास बचेगा 2p और देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 4√3p प्लस 2p माइनस 4√3p और क्या बचा यहाँ पे प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल, 2p इज इक्वल टू माइनस 12, तो p इज इक्वल टू कितना, p इज इक्वल टू -6। यहाँ से हमें p इज इक्वल टू -6 मिल गया और ये जो -6 मिल गया है इसको हम यहाँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो मैं यही लिख देती हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग p हमारा मिल गया है हमें -6। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 6 माइनस 24 प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस q, उसको उधर लेके गई मैं। 24 में से आप 13 माइनस करो तो आ जाएगा 4 माइनस 3 इज 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1 माइनस q, माइनस से माइनस कैंसिल, तो q की वैल्यू आ गई 11। इजी था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। बस आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है लिखने का और ये फंक्शंस को सॉल्व करने का, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ पुरानी चीजें जो आपने 9th 10th में पढ़ी है वही सारा कुछ यूज हुआ है।
तो बस आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और जो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।